हेलो दोस्तों, ये है जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 का पेपर। इसके 2 पेपर अब तक डिस्कस किए जा चुके हैं, जिनमें से एक है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है सीपीसी एंड सीआरपीसी। ये हमारा तीसरा पेपर होगा और इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी इसमें दिया गया है। इसमें भी आपका सब कुछ सेम ही होगा। 150 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे और इसमें भी 1/3 यानी 33% की नेगेटिव मार्किंग दी गई है। इसमें भी केवल आपको ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करना है। अब पेपर डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। इस पेपर में आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिकल पूछे गए हैं। अब तक जो सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन के जो पेपर थे उसमें केवल फैक्ट पर ध्यान दिया गया था, तो इसलिए एविडेंस एक्ट को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर गिवन। जो एडमिसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की इंडियन एविडेंस एक्ट में वो किस सेक्शन में दी गई है? तो सेक्शन है 65A एंड 65B। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? तो विल जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट कैन इटसेल्फ कंपेयर द हैंड राइटिंग ऑफ ए पर्सन। कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति की जो राइटिंग है उसकी तुलना करने का अधिकार रखती है। तो ये दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 73 में। द पब्लिक डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसे प्रूव्ड किया जा सकता है सर्टिफाइड कॉपी से। ज़्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि जहाँ पर ऑल ऑफ दीज आंसर होता है तो वहाँ पर ऑल ऑफ दीज ही लगाते हैं। यहाँ पर मेरी एडवाइस आपको ये होगी, अगर आपको सभी ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो आप ऑल ऑफ दीज लगाएं, नहीं तो अगर आपको बिल्कुल सटीक आंसर, बिल्कुल राइट आंसर पता है तो आप वही लगाएं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, copies made from the original by mechanical process, copies made compare from the original। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ऑल डिजिटल सिग्नेचर ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट कैन प्रिज्यूम एज वैलिड। कोर्ट उन्हें वैलिड मान लेता है। तो ये जो 5 ईयर तक के होते हैं डिजिटल सिग्नेचर वो वैलिड माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल ए हॉर्स टू बी। ए एक हॉर्स बेचता है बी को एंड वर्बली वांट्स हिम साउंड, और मौखिक रूप से गारंटी देता है। ए गिव बी ए पेपर इन दिस वर्ड। ए जो है बी को इन शब्दों को एक पेपर पर देता है। बाउट ए हॉर्स फॉर 1000। 1000 में एक हॉर्स लिया। बी में प्रूव द वर्बल वारंटी। बी जो है वो जो मौखिक वारंटी दी है उसे साबित कर सकेगा। दिस एविडेंस इज। यह एविडेंस कैसा एविडेंस है? ये एडमिसिबल एविडेंस होगा, मतलब ये ग्राह्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ हैज़ बीन डिफाइंड। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ जो है
वो सेक्शन 101 में होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि किस पर सबूत का भार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज चार्ज विद ट्रेवलिंग ऑन ए रेलवे विदाउट टिकट। ए पर जो चार्ज है वो ये है कि ए जो है ट्रेन में बिना टिकट की यात्रा कर रहा था। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही हैड ए टिकट विल लाई ऑन। जो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ए पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यू बी फॉर लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजीशन एंड विच एज ए एजर्ट was left to A by the will of C, B's father, to whom the burden of proof will lie। जो burden of proof है, सबूत का जो भार है वो किस पर होगा, तो वो A पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, किस सेक्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविज़न रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट आर गिवन। जो प्रोविज़न है किससे जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट से, वो किस में दिया गया है, वो सेक्शन 85A में दिया गया है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमन अंडर सेक्शन 113A द एविडेंस एक्ट। जो प्रिजम्पशन है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मैरिड वुमेन पर, वो सेक्शन 113 में है। तो ये जो प्रिजम्पशन है ये क्या है, ये कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर सकती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोर्ट में प्रिज्यूम अंडर सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट। जो कोर्ट है वो प्रिज्यूम कर सकती है। इनमें से किस मामले में कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, दैट ए मैन हु इज पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स सून आफ्टर द थेफ्ट is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen, that an accomplice in unworthy of credit unless he is corroborated in material particular, that judicial or official act have been regularly performed। तो इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the presumption as to absence of consent in case of rape under section 114 of Indian Evidence Act। तो यहाँ पर है बलात्कार के मामले में सम्मति न होने के बारे में क्या अवधारणा है। अगर बलात्कार के मामले में सम्मति नहीं है तो क्या अवधारणा है, तो यहाँ पर भी द कोर्ट शैल प्रिज्यूम होगा। न्यायालय अवधारणा कर सकेगा। अगर मैं आता तो यहाँ पर कर सकता था, लेकिन करेगा तो वो होगा कोर्ट शैल प्रिज्यूम। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़कर इसका आंसर करना है, नहीं तो ये सबसे ज़्यादा गलत होने के चांस हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए मैन इज अलाइव और डेड। ये क्वेश्चन है कि एक आदमी जिंदा है या मर गया। एंड इट इज़ प्रूव्ड दैट ही हैज़ नॉट बीन हर्ड। ये प्रूव हो चुका है कि उसके बारे में 7 सालों से नहीं सुना गया। बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम इफ़ ही हैड अलाइव। उन लोगों ने नहीं सुना जिन्हें उनके बारे में सुन लेना चाहिए था। टू होम द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा द पर्सन हु कन्फर्म इट। जो इसे कन्फर्म करेगा उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होगा किसमें, 118 में। सेक्शन 118 में कॉम्पिटेंट विटनेस जो होगा वो होगा लुनाटिक एबल ऑफ अंडरस्टैंड क्वेश्चन पुट टू हिम। एक पागल जो पूछे गए प्रश्नों को समझने में समर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रोटेक्ट करता है कम्युनिकेशन को मैरिज में, मैरिज के दौरान। तो ये है, इसका सही आंसर होगा सेक्शन 122, यानी सेक्शन 122 जो है वो प्रोटेक्ट करता है कम्युनिकेशन को ड्यूरिंग मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
कैन ए पुलिस ऑफिसर बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस? क्या पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस ऑफिसर है, उसे जहाँ से उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उस सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट सेज टू हिज एडवोकेट। एक क्लाइंट है जो अपने एडवोकेट बी से कहता है, आई हैव कमिटेड मर्डर ऑफ सी। मैंने सी का मर्डर किया है। आई विश यू टू डिफेंड मी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डिफेंड करें। वेदर एडवोकेट बी मे डिस्क्लोज द एफोरसेड कम्युनिकेशन इन द कोर्ट। इसका सही आंसर होगा नो। जो एडवोकेट हैं वो उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते कम्युनिकेशन में, कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एस्टोपल हैज़ बीन डिफाइंड? एस्टोपल किस में डिफाइन किया गया है? एस्टोपल जो है वो सेक्शन 115 में डिफाइन किया गया है। एस्टोपल जो है, एस्टोपल इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिफाइंड? जो एग्जामिनेशन इन चीफ है, क्रॉस एग्जामिनेशन है और री एग्जामिनेशन है, इन्हें डिफाइन किया गया है सेक्शन 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड? किसी भी साक्षी की परीक्षा प्रतिपरीक्षा के पश्चात उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था क्या कहलाएगी? तो वो कहलाती है री एग्जामिनेशन, यानी पुनः परीक्षा। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, व्हाट शैल बी द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ विटनेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी एक्ट? किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कितने नंबर ऑफ विटनेसेस की ज़रूरत होगी? तो नो पर्टिकुलर नंबर, यहाँ पर कोई भी निश्चित संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट लीडिंग क्वेश्चन हैज़ बीन डिफाइन? जो लीडिंग क्वेश्चन हैं उन्हें इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो उन्हें डिफाइन किया गया है सेक्शन 141 में। व्हेन लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, जब लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, कब पूछे जाएंगे लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंडर सेक्शन 146 ऑफ एविडेंस एक्ट ए विटनेस कुड बी आस्क्ड क्वेश्चन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में एक जो आपका विटनेस है उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उसकी वेरासिटी की जांच के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टू डिस्कवर हु ही इज़ एंड व्हाट इज़ हिज पोजीशन इन लाइफ, वो कौन है और उसकी जीवन में स्थिति क्या है। टू सेक हिज क्रेडिट बाय इंजीरिंग हिम करेक्टर, उसके करेक्टर को दोष लगाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, समन किया गया एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए, एंड ही प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट देन, और वह डॉक्यूमेंट को पेश कर देता है, दस्तावेज को पेश कर देता है, तो ही डज नॉट बिकम ए विटनेस, वो विटनेस नहीं बन सकता। एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन, और उसे क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड ए विटनेस, जब तक कि उसकी प्रति परीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर ली जाती। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक अबाउट हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस के बारे में इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो बताता है? हॉस्टाइल विटनेस के बारे में जो सेक्शन बताता है, सेक्शन है 154 यानी 145।
इंडियन एविडेंस एक्ट का विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी। रिफ्रेशिंग मेमोरी से जुड़ा हुआ सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा है? तो सेक्शन है 159। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब यहाँ से लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। व्हेन लिमिटेशन एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स, तो लिमिटेशन एक्ट जो है केम इनटू फोर्स हुआ यानी प्रवर्त हुआ 1 जनवरी 1964 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज़ बीन डिफाइंड। पीरियड ऑफ लिमिटेशन को लिमिटेशन एक्ट में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2J में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही वाज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम ए पोस्ट फॉर डिसऑनेस्टी। ही डिनाइड। एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ही वाज डिसमिस्ड फॉर डिसऑनेस्टी। तो यहाँ पर सही आंसर है द एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। जो एविडेंस था उसे ग्राह्य नहीं माना गया। एक साक्षी से यह पूछा जाता है कि किसी पद से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था, वह मना करता है यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था, साक्ष्य दिया जाता है, तो यह साक्ष्य आपका ग्राह्य नहीं होगा यानी एडमिसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट रिलेटिंग टू एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जो एक्सपायरी है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड की उससे रिलेटेड है। व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, जब कोर्ट जो है वो क्लोज्ड है, आर एप्लीकेबल टू, तो एप्लीकेबल होगा सूट पर, अपील पर, एप्लीकेशन पर, तो ये ऑल ऑफ दीज सभी पर एप्लीकेबल होगा। विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रोवाइड प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यानी देरी के लिए माफ़ी से कौन सा सेक्शन आपका जुड़ा हुआ है? तो ये सेक्शन है सेक्शन 5। विच अमंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। जो लीगल डिसेबिलिटी है सेक्शन 6 में वो कहाँ पर है? तो वो है इम्प्रिजनमेंट। Whether a court can grant extension of period of limitation under section 5 of the Limitation Act 1963 on the ground of sufficient cause in case of an application under order 21 of CPC। तो जो आदेश है यानी जो ऑर्डर है 21 CPC का, उसमें जो आपका एडमिशन है, जो आपका आवेदन है, आवेदन में पर्याप्त कारण के आधार पर जो सेक्शन 5 है जो उसका लिमिटेशन एक्ट है के अधीन न्यायालय समय सीमा में वृद्धि स्वीकृत कर सकता है, तो न्यायालय उस सीमा में वृद्धि को स्वीकृत नहीं कर सकता। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटिंग में कौन सा सेक्शन है, मतलब समय सीमा क्या है लिमिटेशन एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में? तो समय सीमा जो है वो 3 ईयर की है। अंडर सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट सूट इंक्लूड, जो 12 में सूट है उसमें इंक्लूड होता है, अपील नहीं होती, एप्लीकेशन नहीं होती, रिवीजन भी नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नन ऑफ दीज बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 it is provide that in computing the period of limitation for appeal, review and revision for the time requisite for obtaining the copy of decree or order appeal shall be exclude। जो टाइम रिक्वेसाइट है कॉपी के लिए डिक्री में और ऑर्डर में, अपील में, तो किस सेक्शन में दिया गया है? तो सेक्शन 12 की सब क्लोज 2 में दिया गया है। इन विच सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वर लीव टू स्यू और अपील एज ए पाउपर इज अप्लाइड। जो आपका पाउपर है के रूप में वाद लाने या अपील करने के लिए आवेदन किया गया है, पाउपर के रूप में, मतलब पाउपर के रूप में अपील लाने के लिए जो आपका अप्लाई एप्लीकेशन है वो किया गया है।
तो वो किया जाता है सेक्शन 13 यानी 13 के अंडर। प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डोंट अप्लाइड टू। जो सेक्शन 15 है लिमिटेशन एक्ट का, वो किस पर अप्लाई नहीं होता, तो वो अपील पर अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 15 अंडर सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन इज एक्सक्लूड व्हाट काइंड ऑफ जुरिडिक्शन इंटेंडेड इन द सेशन। किस तरह का जुरिडिक्शन जो है वो आता है सेक्शन 14 में, तो वो है पेकुनियरी, टेरिस्टीरियल, रिगार्डिंग सब मैटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल सूट फॉर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है उसके लिए सूट फाइल किया जा सकता है कब तक, 12 ईयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट टू रिकवर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कन्वेड और bequeathed in trust and afterward transferred by the trustee for a valuable consideration। जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके पोजीशन में जो ट्रांसफ़र करना है ट्रस्टी को उस और वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए कितना टाइम पीरियड दिया जाता है, 12 ईयर। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट बाय ए मॉर्गेज फॉर फोरक्लोजर। जो बंधकदार है उसके प्रबंधन के लिए वाद की समय सीमा कितनी होती है, वो है 30 ईयर यानी 30 साल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड ए डिग्री पास्ट एक्स पार्टी। एक पक्षीय पारित डिग्री को पास करने के लिए आवेदन की समय सीमा क्या होगी, आवेदन की जो समय सीमा होगी वो होगी 30 डेज। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन हैज़ बीन एन्यूमरेटेड। यानी सुखाधिकारों का चेक भोग द्वारा अर्जन उपबंधित किया गया है, तो ये सेक्शन 25 में है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू प्रीफर एन अपील अगेंस्ट ए डिक्री और ऑर्डर बिफोर द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो आपका लिमिटेशन एक्ट है उसमें डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट अगर उच्च न्यायालय में अपील करने की समय सीमा कितनी है, मतलब आप ऑर्डर और अपील के अगेंस्ट जो आप ऑर्डर और डिक्री के अगेंस्ट आप जो अपील करेंगे हाई कोर्ट में, उसकी लिमिटेशन एक्ट में कितना टाइम दिया गया है, उसके लिए 90 डेज़ का टाइम होता है। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ प्रोवाइड इन द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में जिसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है उसमें टाइम कितना होता है, उसमें होते हैं 3 ईयर। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे का देखेंगे। आज के लिए